Hello students, welcome to my YouTube channel आसान हिंदी ज्ञान. Today we are going to learn grammar विसर्ग संधि. आज हम विसर्ग संधि के आखिरी पार्ट पढ़ेंगे. तो विसर्ग संधि के इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाला है यहाँ पे, इस चैनल पे डाला हुआ है. तो आज जो पढ़ेंगे ये विसर्ग संधि का अंतिम पार्ट होगा. तो विसर्ग संधि के कुछ नियम के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था. अभी आपको मैं और कुछ एक्स्ट्रा नियम, एक्स्ट्रा रूल आपको बताऊंगी कि कैसे विसर्ग संधि वहां पर बनता है. तो आपका पहला नियम है विसर्ग का लोप होना और पहले आने वाले स्वर का दीर्घ होना. विसर्ग का लोप होना मतलब विसर्ग यहाँ पे लुप्त हो जाएगा, कहीं गुम हो जाएगा और उसके पहले जो आने वाला स्वर है विसर्ग से पहले यानी विसर्ग के पूर्व स्वर का अगर वो ह्रस्व स्वर होगा तो वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित होगा. तो पहले नियम के और चलते हैं. पहला नियम आपका कहता है विसर्ग का लोप. तो विसर्ग का लोप क्या होता है? यदि विसर्ग से पहले आपका अ आए या फिर आ, ये दोनों में से कोई हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, यानी कि ये और आ नहीं रहेगा, इसके अलावा इसके अतिरिक्त इससे भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, अतः जमा एव. सो अतः ये जो विसर्ग चिन्ह आया, इस विसर्ग चिन्ह के पहले आपका कौन सा स्वर आया? अ. अतः, अतः. अगर हम इसे तोड़ेंगे तो अ जमा त हलन जमा अ आएगा. अतः तो त में अंतिम स्वर आपका आता है अ. तो विसर्ग से पहले कौन सा स्वर आया? यहाँ पे अ आया और विसर्ग के बाद कौन सा स्वर आया? ए आया. ये एक अलग यानी भिन्न स्वर है. तो यहाँ पर रूल के हिसाब से क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग कहीं पे गायब हो जाएगा. तो क्या होगा? विसर्ग का लोप हुआ यहाँ पर और ये जुड़ते हुए क्या बना? अतएव. समझ में आया? अभी जाते हैं दूसरे नियम के बारे में. पूर्व स्वर दीर्घ और विसर्ग का लोप होना. जो मैंने कुछ ही समय पहले आपको बताया था कि पूर्व स्वर यानी विसर्ग के पूर्व जो स्वर हो वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा. अगर ह्रस्व स्वर होगा तो वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा. तो यदि ये नियम कुछ इस तरह से है, यदि विसर्ग के आगे र हो यानी कि विसर्ग चिन्ह के आगे, विसर्ग मात्रा के अह के मात्रा के आगे आपका र हो तो विसर्ग का लुप्त यानी विसर्ग विलुप्त हो जाता है, लोप हो जाता है और उस विसर्ग के पहले वाला जो स्वर होता है वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है. एग्जाम्पल के लिए देखिए, निह जमा रस. तो निह ये जो विसर्ग चिन्ह आया इससे पहले कौन सा स्वर है? ई. छोटी ई जिसे हम बोलते हैं, ये एक स्वर है और ये ह्रस्व स्वर है. तो यहाँ पर विसर्ग के पहले छोटी यानी ह्रस्व स्वर है और विसर्ग के बाद यानी दूसरा शब्द जो है उसका पहला अक्षर, पहला वर्ण र है. तो रूल के हिसाब से क्या होगा? विसर्ग के पहले यानी कि विसर्ग के पूर्व जो स्वर है वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित होगा. यानी कि ये जो छोटी ई है ये किस में परिवर्तित होगा? ये बड़ी ई में परिवर्तित होगा. तो ये दीर्घ ई में परिवर्तित होगा. तो निह जमा रस. तो क्या होगा? नीरस. नीरस जो लिखा जाएगा यहाँ पर न में बड़ी ई की मात्रा आएगा. उसी तरह से निह जमा रज. तो क्या होगा? यहाँ पर छोटी ई किस में बदल जाएगा? बड़ी ई में. तो नीरज और विसर्ग का लोप हो जाएगा यानी कि विसर्ग कहीं पे गायब हो जाएगा. निह जमा रोग. क्या होगा? नीरोग. नीरोग यानी कि ये ह्रस्व ई दीर्घ ई में परिवर्तित होगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा. समझ में आया?
अभी आते हैं आखिरी नियम की ओर। विसर्ग के पहले यानी विसर्ग चिन्ह के पहले अगर अ हो और विसर्ग के बाद यानी कि विसर्ग चिन्ह के मात्रा के बाद क या प हो, हलंत क हलन के रूप में, प हलन के रूप में हो या फिर ऐसे क या प ऐसे आप उच्चारण कर सकते हैं हो, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। That means there will be no changes if there a will be there before this मात्रा, विसर्ग मात्रा अह की मात्रा से पहले अगर अ हो और आफ्टर दिस मात्रा क हलन के रूप में या फिर प हलन के रूप में हो, तो यहाँ पर विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं अंतः जमाकरण। तो अंतः यहाँ पर अंतिम ध्वनि यानी विसर्ग मात्रा से पहले कौन सा प्रथम शब्द में विसर्ग के मात्रा से पहले वाला वर्ण क्या है, अ है और विसर्ग के बाद वाला क है। तो क्या मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जैसा को तैसा दोनों वर्ड्स को आप मिलाकर लिखेंगे। तो दोनों वर्ड्स को अगर हम मिला देंगे तो अंतःकरण। उसी हिसाब से प्रातः जमा काल, तो प्रातः में अंतिम ध्वनि अ, विसर्ग से पहले वाला ध्वनि अ और विसर्ग के बाद वाला वर्ण क, तो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रातः काल। पयः जमा पान, विसर्ग से पहले अ आता है यहाँ पर और विसर्ग के बाद प आता है, तो क्या होगा, विसर्ग चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पयः पान। अधः अधः जमा पतन, तो यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग से पहले अ विसर्ग के बाद प, तो विसर्ग चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, दोनों शब्दों को मिलाकर लिख दीजिए। तो अधः पतन, अधः पतन, अधः पतन। तो दोनों शब्दों को एक के बाद पहले पहला शब्द लिखिए, उसके बाद दूसरा शब्द लिखिए, दोनों को मिलाकर लिख दीजिए, तो आपका संधि हो गया। ये सबसे आसान नियम है। तो ये थे कुछ नियम जो मैंने पहले वीडियोस में आपको नहीं बताया। तो अभी संधि किसे कहते हैं, संधि कैसे बनाते हैं, संधि विच्छेद कैसे करते हैं और स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सभी संधियों के नियमों के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको सारे नियम अच्छे से समझ में आए होंगे और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि कुछ प्रश्नोत्तर और कुछ अलग से उदाहरण देकर आपको संधि में पूरा अच्छी तरह से नॉलेज आए, इस कोशिश, यह मेरा कोशिश रहेगा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अगर कोई सुधार लाना है तो अपना कमेंट दीजिए ताकि मैं आपके हिसाब से वीडियोस बना सकूं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।